हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 9th जो क्या है वर्त। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वर्त के बारे में जितना भी जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर में जितनी परमें हैं वो परमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका नॉर्मल सा जो बेसिक है वर्त के बारे में वो। ठीक है, तो वर्त किसे कहते हैं। अब आप लोगों को जितनी भी मैं परिभाषाएं बोल रही हूँ आप लोग साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, तो वर्त की आकृति कैसी होती है, वर्त की आकृति क्या होती है, गोल होती है। ये क्या है, एक वर्त है। ठीक है, और ये क्या होता है, वर्त का केंद्र होता है। ठीक है, तो बीच का बिंदु होता है वो क्या होता है, वर्त का केंद्र होता है। ठीक है, और जो ये आकृति है ये क्या होती है, वर्त की परिधि होती है। ये क्या है, वर्त का केंद्र है, और ये क्या है, वर्त की परिधि। ये जो गोलाकार आकृति इसको क्या बोलते हैं, वर्त की परिधि बोलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और जो ये बीच का पॉइंट होता है ये क्या होता है, वर्त का केंद्र होता है। और जो केंद्र से परिधि को हम मिला दे तो ये जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को हमेशा। ठीक है, अब यदि परिधि के केंद्र से होती हुई हम एक रेखा खींचेंगे जो परिधि को दोनों तरफ स्पर्श करेगी। अब ये जो रेखा है इसको क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, व्यास। व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, और केंद्र से लेकर यहां तक की दूरी लो आप, ये लो चाहे ये लो, इनको क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये सभी क्या हो गई, त्रिज्याएं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये है वर्त का केंद्र, बीच का जो बिंदु होता है वो वर्त का केंद्र है, और ये जो गोलाकार आकृति है वो वर्त की परिधि है, और ये त्रिज्या होती है वर्त की। ठीक है, और व्यास ये होता है जो परिधि को केंद्र से गुजरती हुई जो रेखा होती है परिधि को दोनों तरफ स्पर्श करती है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी परिभाषाएं लिखेंगे। तो वर्त की परिभाषा क्या होती है, एक निश्चित बिंदु से, आप लोग साथ साथ नोट करते जाना। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घुमाने पर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घुमाने पर बनी आकृति को वर्त कहते हैं। आप लोग साथ साथ नोट करते जाना। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्त, इस पूरे को क्या कहेंगे, वर्त। ठीक है, अब इसके बाद है वर्त का केंद्र। तो वर्त के केंद्र की क्या परिभाषा होगी, वर्त का केंद्र। अब वर्त का केंद्र क्या होता है, जो वर्त के बीच का मध्य बिंदु होता है, ये पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, वर्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो वर्त के केंद्र की परिभाषा क्या होगी कि वर्त का वह मध्य बिंदु, यानी वर्त का वह मध्य बिंदु जहां से परिधि की दूरी क्या होती है, समान होती है। वर्त का वह मध्य बिंदु जहां से परिधि की दूरी क्या होती है, समान होती है। ये दूरी क्या होगी, परिधि की जो दूरी है ये क्या है, परिधि। तो परिधि की दूरी वर्त के मध्य बिंदु से क्या होती है, आप कहीं से भी देख लो ये दूरी क्या होगी, समान होगी। तो ये होता है वर्त का केंद्र। तो आप लोग परिभाषाएं मैं नोट करवा देती हूँ। ठीक है, साथ साथ लिख के जाना। वर्त का वह मध्य
मध्य बिंदु जहां से वृत्त की परिधि की दूरी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त का केंद्र। अब उसके बाद है त्रिज्या। तो त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी? त्रिज्या क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की ये जो दूरी है इसको क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ परिभाषा नोट कर सकते हो। वृत्त की त्रिज्या ये क्या है? वृत्त। ये हो गया वृत्त का केंद्र। अब उसके बाद है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं वृत्त की त्रिज्या को। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या हो गई। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वृत्त का व्यास। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास की परिभाषा आप लोग क्या लिखोगे? वृत्त का व्यास। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, और व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वैसे व्यास की परिभाषा क्या होगी कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो परिधि को दोनों ओर स्पर्श करती है उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास बोलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए व्यास क्या होता है। वैसे भी आप समझ सकते हो कि ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। तो व्यास क्या होगा कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली, केंद्र से गुजरेगी। ठीक है, वृत्त के बीचों बीच यानी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो वृत्त की परिधि को दोनों ओर स्पर्श करती है उसको क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग परिभाषा नोट कर लेना। वृत्त के मध्य बिंदु से गुजरने वाली वह रेखा जो वृत्त की परिधि को दोनों ओर स्पर्श करें। ठीक है, वृत्त की परिधि को दोनों तरफ स्पर्श करें, वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, यदि आप लोगों को परिभाषाएं याद ना हो तो आपको ये पता होना चाहिए झट से वृत्त बनाते ही कि ये वृत्त का व्यास है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या है, और ये जो गोलाकार आकृति इसको क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं, और जो बीच में है मध्य पॉइंट उसको क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये तो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं चाप की। चाप क्या होता है? चाप, अब चाप आप लोग जानते हो ये क्या है? वृत्त है। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है ये। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। अब परिधि को मान लो, परिधि को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दिया। ठीक है, तो ये जो टुकड़ा हो गया वृत्त की परिधि का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? चाप।
इस टुकड़े को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के टुकड़े को क्या बोलते हैं, चाप। तो चाप की परिभाषा क्या होगी कि वृत्त की परिधि के कोई टुकड़े को, वृत्त की परिधि के टुकड़े को वृत्त का चाप कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त का चाप। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का चाप क्या होता है, यानी परिधि के किसी टुकड़े को, मतलब परिधि के इस टुकड़े को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक काट लिया है, तो ये क्या हो गया, वृत्त का एक चाप, इसको चाप बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जीवा किसे कहते हैं, या चापकर्ण। ठीक है, जीवा को चापकर्ण भी कहते हैं। ठीक है, जीवा या चापकर्ण। जीवा क्या होती है, ये वृत्त है। ठीक है, अब परिधि के किसी दो बिंदुओं को, मान लो परिधि पर एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो ये क्या बन गई, जीवा। इसको कहते हैं जीवा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, जीवा होती है। आप कहीं भी मिला दो, चाहे ये मिला दिया हमने तो ये भी क्या हो गई, वृत्त की जीवा होगी, और ये भी क्या हो गई, वृत्त की जीवा हो गई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि वृत्त की परिधि के, अब ये क्या है, वृत्त की परिधि है। ठीक है, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वृत्त की जीवा। अब एक बात आप लोग याद रखना कि जब भी वृत्त के केंद्र से हम कोई जीवा खींचेंगे, मतलब ये बीचों बीच की हमने जीवा खींच दी, तो ये भी क्या है, एक जीवा है। तो वृत्त के केंद्र से जो हमने जीवा खींची है वो जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त के केंद्र से जो गुजरती है, तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, और इसको क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। अब तो जितनी भी जीवाएं हैं वो क्या होती है, वृत्त का व्यास भी क्या होता है, एक जीवा होता है। ठीक है, पर क्या होती है, वृत्त का व्यास नहीं होता। अब ये जीवा वृत्त का व्यास नहीं है, ये जीवा भी वृत्त का व्यास नहीं है, बट जो सबसे लंबी है, केंद्र से गुजर रही है, वो जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि वृत्त की सभी जीवाएं वृत्त का व्यास नहीं होता। ठीक है, और जो वृत्त का, जितने वृत्त के व्यास होते हैं वो क्या होते हैं, सभी जीवाएं होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कुछ परिभाषाएं। अब इसके बाद हम लिखेंगे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ताकार क्षेत्र। वर्ताकार क्षेत्र, तो वर्ताकार क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ये क्या है, कोई वृत्त है। ठीक है, अब ये कोई वृत्त है, इस वृत्त के अंदर ये क्या हो गया, इसका वर्ताकार क्षेत्र हो गया। ये पूरा क्या हो गया, ये होता है वर्ताकार क्षेत्र, मतलब वृत्त के अंदर का जो ये एरिया होता है, ये क्या होता है, वर्ताकार क्षेत्र होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्तखंड, त्रिज्यीय खंड, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्र। ये वृत्त के अंदर का जो जितना भी एरिया, ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ताकार क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे वृत्त का त्रिज्यीय वर्तखंड और त्रिज्यीय खंड। आप सब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, वर्तखंड जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो लघु वर्तखंड होता है और एक दीर्घ वर्तखंड होता है।
ठीक है। और इसी प्रकार जो त्रिज्य खंड होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्य खंड होता है और एक दीर्घ त्रिज्य खंड होता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे कि वर्तखंड के बारे में। वर्तखंड किसे कहते हैं? अभी तक आपने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी है वो सभी आपको याद होनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि ये सब क्या होते हैं, चाप क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्तखंड। वर्तखंड वर्तखंड क्या होता है? जैसे ये क्या है, कोई वर्त है, ये एक वर्त खींच दिया हमने। ठीक है, अब वर्त की जीवा जानते होंगे आप लोग। जीवा क्या होती है वर्त की? कि वर्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है, तो अब आप लोग ये जीवा खींच दी मैंने। ठीक है, अब वर्तखंड क्या होता है? क्या हो गई कि ये तो क्या हो गई, जीवा हो गई। ठीक है, और ये नीचे वाला ये क्या है? चाप। ये क्या होता है? परिधि के किसी भी टुकड़े को क्या कहते हैं? हम चाप कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया चाप और ये हो गई जीवा। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जीवा एवं चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? वर्तखंड कहते हैं। आप लोग चाहो तो साथ साथ परिभाषाएं नोट कर लो। ठीक है, तो वर्तखंड की परिभाषा क्या हो गई? जीवा एवं चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वर्तखंड कहते हैं। ठीक है, जीवा एवं चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? वर्तखंड कहते हैं। अब ये वर्तखंड है। ठीक है, अब इसके भी दो भाग है वर्तखंड के। ये जो बड़े वाला है इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ वर्तखंड। और जो ये नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं? लघु वर्तखंड। ठीक है, तो अब दीर्घ वर्तखंड किसे कहते हैं और लघु वर्तखंड किसे कहते हैं? वर्तखंड की हम परिभाषा दें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? दीर्घ वर्तखंड वह वर्तखंड जो अर्धवर्त से बड़ा हो। अर्धवर्त से, अर्धवर्त कौन सा होता है? ये वर्त का केंद्र है। ठीक है, अब हम केंद्र से व्यास खींच दे तो ये क्या हो जाता है? एक अर्धवर्त बनता है यहाँ तक। ठीक है, तो जो अर्धवर्त से बड़ा होता है वो तो होता है दीर्घ वर्तखंड। ठीक है, और जो अर्धवर्त से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? लघु वर्तखंड या छोटा वर्तखंड। आ रहा है समझ में? आप लोग परिभाषा अलग अलग लिख लेना। दीर्घ वर्तखंड की परिभाषा क्या होगी कि वह वर्तखंड जो अर्धवर्त से क्या होता है? बड़ा होता है। अब अर्धवर्त कहां तक होता है? यहाँ तक होता है। ठीक है, ये बीचों बीच केंद्र से होकर गुजरेगा व्यास। ठीक है, अब ये हो गया अर्धवर्तखंड। ठीक है, तो ये जो दीर्घ वर्तखंड है ये क्या है? अर्धवर्तखंड से बड़ा है। तो इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या हो गई कि वह वर्तखंड जो अर्धवर्त से बड़ा हो दीर्घ वर्तखंड कहलाता है। और ये क्या है? जो लघु वर्तखंड है वो क्या है? अर्धवर्त से छोटा है। और वह वर्तखंड जो क्या है कि अर्धवर्त से क्या होता है? छोटा होता है, तो उसे बोलते हैं लघु वर्तखंड। अब ये क्या है? अर्धवर्त तो यहाँ तक होता है और ये लघु वर्तखंड क्या है? अर्धवर्तखंड से छोटा है, तो इसको बोलते हैं लघु वर्तखंड। ठीक है, आप लोग इसकी भी परिभाषा नोट कर लेना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं? यानी त्रिज्य खंड त्रिज्याओं से बनता है ये। ठीक है, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है? जैसे ये कोई एक वर्त है, ये एक वर्त बना दिया हमने। ठीक है, ये है वर्त का केंद्र। ठीक है, अब इस वर्त के
से घिरा हो, दो त्रिज्याओं है उसके बीच के चाप से, ये क्या हो गया, चाप हो गया यहाँ तक, और ये क्या हो गई, दो त्रिज्याएं हो गई, ये क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो वृत्त खंड, त्रिज्य खंड की परिभाषा क्या होगी कि वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं व चाप से घिरा हो। ठीक है, दो त्रिज्याओं व उसके बीच के चाप से, ठीक है, दो त्रिज्याओं व उसके बीच के चाप से घिरा हो। तो उसे क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये क्या हुई, त्रिज्य खंड की परिभाषा। त्रिज्य खंड की परिभाषा क्या हुई, वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, ये क्या होगी, दो त्रिज्याएं हो गई। ठीक है, वो उसके बीच के चाप से घिरा हो, ये हो गया इसके बीच का चाप। तो दो त्रिज्याओं उसके बीच के चाप से घिरा हो तो उसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। अब ये जो बाहर वाला क्या है, बड़ा, तो इसको तो बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। आ रहा है समझ में, दीर्घ त्रिज्य खंड। आप लोगों को परिभाषाएं यदि याद न हो तो चलेगा, बट ये जरूर याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, लघु वर्तखंड है या कौन सा, दीर्घ वर्तखंड कौन सा है। ठीक है, दीर्घ त्रिज्य खंड कौन सा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड, और ये क्या है, लघु त्रिज्य खंड, जो छोटा भाग है। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड। अब आप लोग त्रिज्य खंड की परिभाषा दोगे तो त्रिज्य खंड की परिभाषा तो ये हो गया, दीर्घ त्रिज्य खंड कौन सा होता है, वह त्रिज्य खंड जो बड़े चाप वह दो त्रिज्याओं से घिरा होता है, बड़े चाप से। ठीक है, जिस बड़ा चाप है ये वाला बड़ा चाप है। ठीक है, और लघु त्रिज्य खंड कौन सा होगा, वह त्रिज्य खंड जो छोटे चाप व दो त्रिज्याओं से घिरा हो, छोटे चाप व दो त्रिज्याओं से घिरा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल सा बेसिक वर्ड के बारे में। अब आप लोगों को ये नॉर्मल सा बेसिक यदि याद होगा तभी आप इसकी प्रमेय समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे प्रमेय। इस चैप्टर में कितनी थ्योरम है, लगभग 11 है, शायद 11 या 12 थ्योरम है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसकी प्रमेय। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में जो प्रमेय है वो। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों को एक बात और भी याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जो वृत्त होता है, ठीक है, वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, जैसे ये कोई तल है। ठीक है, ये प्रमेय नहीं है, मैं वैसे समझा रही हूँ आपको। ठीक है, ये क्या है, कोई तल है, तो वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, जिस तल पर स्थित होता है उसे तीन भागों में बांटता है। ठीक है, अब वृत्त इस तल पर स्थित है तो ये वृत्त क्या करेगा, इस तल को तीन भागों में डिवाइड करेगा। कौन कौन से तीन भाग होंगे, जो बिल्कुल ये परिधि है, ये बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो न अंदर का न बाहर का, ये हिस्सा, इसको तो क्या कहेंगे, वृत्त। ठीक है, और जो अंदर का हिस्सा है इसको क्या कहेंगे, अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर भाग। ठीक है, और जो बाहर का हिस्सा है ये, इसको क्या बोलेंगे, बहिर्भाग। अब ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उस तल को तीन भागों में डिवाइड करता है। बिल्कुल जो ये है, ठीक है, ये न बाहर का और न अंदर का, ये जो एरिया है बिल्कुल ये, ठीक है, जो पतली सी आपको दिख रही है ना परिधि, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं वृत्त। और इसके अंदर का हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं अभ्यंतर। तो ये अंदर का है, ये अभ्यंतर हो गया, जो बाहर का वो बहिर्भाग हो गया, और जो बीच का ये, इसको बोलते हैं वृत्त। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रमेय। तो स्टार्ट करते हैं प्रमेय 9.1 से। तो प्रमेय 9.1 क्या है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, प्रमेय 9.1 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। जैसे ये हमने बना लिया वृत्त, अब क्या कर रही है हमारी प्रमेय, ये हो गया वृत्त का केंद्र। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा केंद्र है, कौन सी जीवा है। ठीक है, तो वृत्त की बराबर जीवाएं,
केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। वर्त की बराबर जीवाएं, अब ये जो वर्त है इसमें हम बराबर जीवाएं बनाएंगे। जीवा कौन सी होती है? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है इसको क्या बोलते हैं? जीवा। अब ये क्या है? जीवा खींच दी हमने। अब एक जीवा ये भी खींच दी। अब ये दोनों जीवाएं क्या है? बराबर है। मान लो ये दोनों जीवाएं क्या है? बराबर है। हमारे प्रमेय क्या है कि वर्त की बराबर जीवाएं बना दी हमने, ठीक है। बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। केंद्र पर, ये केंद्र हो गया, तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये जो जीवा है ये केंद्र पर कोण बनाएगी। इसका एक ये छोर मिला दो यहाँ से और एक दूसरा ये हिस्सा, ठीक है। इसी प्रकार इस जीवा का एक ये मिला दो और एक ये बिंदु मिला दो यहाँ से, ठीक है। अब ये जो कोण बनेगी यहाँ पर, अब इस जीवा को हमने ए बी नाम दे दिया, ठीक है, और इस जीवा को हमने पी क्यू नाम दे दिया। ये ओ क्या होता है? वर्त का केंद्र होता है, ठीक है। अब ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यही है हमारी प्रमेय की वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब ये जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर जो कोण बनाएगी ये कोण भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे, ठीक है। दोनों कोण क्या है? x डिग्री, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। यही हमारी प्रमेय 9.1। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि जीवाएं बराबर होगी तो वो केंद्र पर क्या करेगी? बराबर ही कोण बनाएगी। चलिए पढ़ते हैं प्रमेय 9.2। प्रमेय 9.2 क्या है? जो प्रमेय 9.1 हमने अभी पढ़ी है इसका विलोम है, बिल्कुल अपोजिट है, इसकी उल्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि यदि एक वर्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, ये बात पहले दे दी, इसका उल्टा दे दिया। मतलब कि यदि एक वर्त की जीवाओं द्वारा, जीवाएं जरूरी नहीं है कि बराबर हो, इसमें जीवाएं बराबर नहीं दिया हमें, ठीक है, खाली दिया है कि जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण यदि बराबर है तो वे जीवाएं भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी, ठीक है। ये इसका उल्टा है, ओके। तो यदि एक वर्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, केंद्र पर अंतरित कोण यदि बराबर हो जीवाओं द्वारा तो वे दोनों जीवाएं भी क्या होगी? बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रमेय 9.1 और 9.2। ये दोनों क्या है? 9.2 जो है 9.1 की विलोम है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 9.3। अब प्रमेय 9.3 क्या है? एक वर्त के केंद्र से, वर्त बना लो सबसे पहले, ये बना लिया हमने एक सर्किल, ठीक है। एक वर्त के केंद्र से, ये केंद्र बना लिया, एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, तो जीवा बना लो भाई पहले, ये जीवा बना ली हमने। जीवा आप जानते होंगे आप लोग, जीवा कौन सी होती है? जो परिधि के दो बिंदुओं से मिलकर बनती है, ठीक है। तो केंद्र से, एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, ये केंद्र है, ये जीवा है और ये हमने लंब डाल दिया इस पर, ठीक है। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब क्या है? ये हमारी प्रमेय क्या कह रही है कि वर्त के केंद्र से, ये केंद्र हो गया, वर्त के केंद्र से वर्त की जो जीवा है, जीवा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो समान भागों में बांटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आप इसको नाम दे दो m, ये o हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि am बराबर होगा bm, इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है मतलब समान दो भागों में बांटता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि am है वो bm के बराबर होगा। ये है हमारी प्रमेय 9.3। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए प्रमेय 9.4, ये तो इसका विलोम है 9.3 का। तो प्रमेय 9.4 क्या है कि एक वर्त के केंद्र से, एक वर्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, एक वर्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है। इसका अपोजिट हो गया। इसमें पहले हमने 9.3 में क्या पढ़ा था कि एक वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है, ठीक है। अब इसका उल्टा दे दिया कि वर्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, ठीक है। रेखा जीवा पर लंब होती है, ये इसका उल्टा दे दिया, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी प्रमेय 9.4। तो प्रमेय 9.5 क्या कहती है कि एक वर्ग की, एक बार के लिए जो ब्रैकेट के अंदर इसको आप भूल जाओ, इसको मत पढ़ो, ठीक है। एक वर्ग की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। मतलब ये वर्ग है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। अब क्या कहती है हमारी प्रमेय कि एक वर्ग की बराबर जीवाएं, ये दो जीवाएं खींच दी हमने। अब ये जीवाएं क्या है, बराबर है, इसको नाम दे दो आप ए बी और इसको पी क्यू और ये इसका जो केंद्र है इसको ओ, ठीक है। बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। यदि जीवाएं बराबर होगी तो इनकी केंद्र से जो दूरी होगी, मतलब ये दूरी, ठीक है, और इसकी ये दूरी, तो इनकी जो केंद्र से दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। जीवाएं यदि बराबर होगी तो उनकी केंद्र से जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी, ठीक है। अब इसको नाम दे दो आप P और इसको Q नाम दे दो। तो ये दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी P O जो है वो OQ के बराबर होगा। ये दोनों दूरी क्या होगी, समान होगी। यही हमारी प्रमेय 9.5 कि एक वर्ग की बराबर जीवाएं, एक वर्ग की जीवाएं यदि बराबर है, बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, तो केंद्र से जो इनकी दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। अब आप समझो कि एक वर्ग की या सर्वांग समवर्तों की, अब यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सर्वांग समवर्तों की मतलब दो वर्ग दे दिए हमें, ठीक है। अब बोल रहा है कि सर्वांग समवर्तों की, तो सर्वांग समवर्त कौन से होते हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसकी भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये दोनों वर्ग क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो अब समझ लो कि यह सर्वांग समवर्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है, ठीक है। यदि ये दोनों वर्ग क्या हो, सर्वांग सम हो, ये दोनों वर्ग सर्वांग सम हो, तो ये जो जीवा होती है इसकी केंद्र से लंबाई जो होती है वो क्या होती है, इसकी और इसकी, ठीक है। इन दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो ये है हमारी प्रमेय 9.5। अब प्रमेय 9.6 जो है वो क्या है, प्रमेय 9.5 का विलोम है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं। तो प्रमेय 9.6 क्या कहती है कि एक वर्ग के केंद्र से, इसमें पहले दे दिए कि एक वर्ग के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, मतलब समान दूरी पर जो जीवाएं होती है, जो जीवाएं वर्ग के केंद्र से समान दूरी पर होती है तो जीवाएं लंबाई में भी समान होती है। ये इसका उल्टा दे दिया, ठीक है, अपोजिट है इसका, कि एक वर्ग के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं। प्रमेय 9.5 में तो क्या दिया था कि यदि दो जीवाओं की लंबाई क्या हो, एक वर्ग में जीवाओं की लंबाई यदि एक वर्ग की बराबर जीवाएं यदि बराबर हो तो उनके केंद्र से जो दूरी होगी ये भी क्या होगी, बराबर होगी। बट जो ये प्रमेय 9.6 है इसमें पहले दे दिया, ठीक है, कि जो एक वर्ग के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, मतलब वर्ग के केंद्र से समान दूरी पर यदि दो जीवाएं हैं तो वे जीवाएं, उन जीवाओं की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी, लंबाई में भी समान होती है, ठीक है। तो ये हो गई प्रमेय 9.6। 9.7 क्या है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वर्ग के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए चाप क्या होता है। ये वर्ग है कोई, ये इसका केंद्र है, ठीक है। अब हमारी प्रमेय क्या कहती है कि एक चाप द्वारा, अब ये हमने इतना चाप काट दिया इसका, ठीक है। चाप क्या होता है, परिधि का कोई टुकड़ा, तो ये इतना सा टुकड़ा काट दिया हमने, ये क्या हो गया, चाप। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, चाप है, ठीक है। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये केंद्र पर कोण बना दिया हमने, ठीक है। केंद्र पर अंतरित कोण वर्ग के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का
ठीक है, मतलब ये इसका दुगना होता है। ये यदि 60 डिग्री दे दिया हमने तो ये कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। कहने का यही मतलब है। ठीक है, तो ये हमारी प्रमेय क्या कहती है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वर्ग के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब जो केंद्र पर कोण बनेगा, ठीक है, वो कोण क्या होगा, वर्ग के किसी शेष भाग पर जो कोण बना हुआ है उसका 2 गुना होगा। यही मतलब है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे प्रमेय 9.8। तो प्रमेय 9.8 क्या कहती है कि एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वर्तखंड, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्तखंड, तो वर्तखंड बनाएंगे हम। ये बना लिया हमने वर्त, तो वर्तखंड क्या होता है, ये होता है, यही होता है वर्तखंड, यही होता है। वर्तखंड की परिभाषा क्या थी कि वर्त के चाप या जीवा से घिरे हुआ जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, वर्तखंड कहते हैं। तो हमें यहाँ पर वर्तखंड बनाना है। ठीक है, तो एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब एक ही वर्तखंड है तो इस पर जितने भी कोण बनेंगे वे सभी कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे एक ये कोण बना दिया हमने, अब दूसरा ये कोण बना दिया। ठीक है, अब एक ये कोण बना दिया या फिर एक ये कोण बना दिया, मतलब एक ही वर्तखंड के कोण है, सभी एक ही वर्तखंड पर बने हैं। तो ये जितने भी कोण हैं ये सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको x मान लो, y मान लो, z मान लो, इसको p मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कोण x है वो कोण y बराबर कोण z बराबर कोण p, मतलब ये सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एक ही वर्तखंड पर बने हुए कोण हैं। ठीक है, तो एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये हमारी प्रमेय 9.8। ठीक है, तो क्या है, एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष क्या हो, एक वर्त पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कोई वर्त है। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष एक वर्त पर स्थित हो, मतलब चारों शीर्ष इसी वर्त पर स्थित हो। ठीक है, जैसे ये बना दिया हमने इसके चारों शीर्ष। अब ये जो चतुर्भुज है, ठीक है, इसको नाम दे दो आप A, B, C और D। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष एक वर्त पर स्थित होते हैं। अब इसके चारों शीर्ष क्या है, एक ही वर्त पर है। ठीक है, एक वर्त पर है, तो ये जो चतुर्भुज बना है इसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे समझ लो कि जो वर्त के अंदर चतुर्भुज बना होता है उसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो यही है हमारी प्रमेय 9.9। प्रमेय 9.10 क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, आप लोगों को माइंड में आना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज होता है उसके चारों शीर्ष वर्त पर होते हैं तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि हाँ चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन से होते हैं, जो आमने सामने मुख वाले होते हैं। ठीक है, तो जो कोण D है उसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण B होगा। ठीक है, तो हमारी प्रमेय क्या कहती है 9.10 कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के, मतलब कोण D और कोण B, सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो कोण D है प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होगा। मतलब जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, उन कोणों के एक युग्म का जो ये युग्म हो गया तो इसका जो युग्म का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार कोण A क्या है, कोण C का सम्मुख है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए ये प्रमेय की जब चक्रीय चतुर्भुज, आप लोगों को पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, उन कोणों का युग्म क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है।
कोणों का जो योग होता है वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, चलिए देखिए हमारी प्रमेय लास्ट एंड फाइनल इस चैप्टर की, वो क्या है 9.11 प्रमेय। यदि किसी चतुर्भुज के, इसका विलोम है, जो प्रमेय 9.10 है इसका विलोम है ये, ठीक है, कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, ये बात पहले दे दी इसमें, ठीक है, कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय होता है। ये इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रमेय कंप्लीट इस चैप्टर की। अब आप लोग अच्छे से इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो याद कर लेना, ठीक है। बाकी फिर हम जो प्रश्नावली 9.1 है वो स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।